फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी सीटेट जुलाई 2025 पेपर 2 साइंस की 6th क्लास है, जिसमें हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। इस बुक का लास्ट चैप्टर कवर करेंगे और पहले की 5 क्लासेस में मैंने आपको सभी 11 चैप्टर कवर करा दिए हैं। तो अगर आपने पहले की 5 क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप सभी क्लासेस को देख लेंगे। क्योंकि जब आप क्लासेस को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको हेल्प मिलेगी सीटेट जुलाई 2025 पेपर 2 साइंस में, और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग क्लासेस को स्टार्टिंग से फॉलो करना। तो आज की क्लास में हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे? चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ, यानी कि पृथ्वी के परे। इस चैप्टर के साथ ही न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद मैं आपको क्या कवर कराऊंगी? एनसीईआरटी क्लास 7 और प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। तो जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस में स्टार्ट कर दूंगी चैनल पर, और एनसीईआरटी क्लास 7 स्टार्टिंग से हम कवर करेंगे। तो आप लोग इन क्लासेस को फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई आपका क्वेश्चन रहता है, सीटेट एग्जाम से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है बियॉन्ड अर्थ, पृथ्वी से परे। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। स्टार्स यानी कि तारे, कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारामंडल, और इसे हम हिंदी में नक्षत्र भी कहते हैं। तो स्टार क्या है? ये आकाशीय पिंड हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं, और दे आर एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली लार्ज। तो जब आप रात में आसमान की ओर देखते हैं तो कई सारे तारे दिखाई देते हैं ना हमें। कुछ ज्यादा चमकते हैं तो कुछ कम चमकते हैं। ये जो स्टार्स होते हैं ना, इनकी खुद की रोशनी होती है। इन्हें चमकने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कितने सारे तारे दिए हुए हैं। अब हम समझेंगे कॉन्स्टलेशन, यानी कि नक्षत्र या फिर तारामंडल भी कहते हैं हिंदी में। द ग्रुप ऑफ स्टार विच appear टू फॉर्म सम recognizable shape और पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। जब कुछ स्टार साथ में मिलकर कुछ पैटर्न क्रिएट करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। These group of stars or constellation are named after the object which they seemed to resemble, such as animal, a human being। और ये जो स्टार के पैटर्न होते हैं ना, इनको लोगों के नाम दे दिए हैं जिससे वो मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमल का नाम दे दिया, किसी इंसान के नाम पर। और इन पैटर्न का यूज पहले के टाइम पर लोग नेविगेशन के लिए भी यूज करते थे। नेविगेशन मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। अब जो कॉन्स्टलेशन का एक बहुत प्रचलित एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, बिग डिपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। यहाँ पर इमेज में भी हम देखेंगे ये जो 7 तारे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि ये सभी तारे मिलकर एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन, तारामंडल बोलते हैं। ये 7 तारों का एक समूह है जिसे हम बिग डिपर या सप्तऋषि कहते हैं। आई होप आपको तारामंडल, कॉन्स्टलेशन क्लियर हो गया। अब ये जो सप्तऋषि हैं इनके पीछे भी एक स्टोरी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ये सप्तऋषि हैं ये 7 प्राचीन ऋषि हैं जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था शेपिंग द अर्लियर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट दिया है मोर टू नो करके, ये समझेंगे। सिंस डिफरेंट कल्चर्स डिनोटेड द कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज, एन इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज वर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU in the early 20th century. 88 constellations were officially listed, thus dividing the entries sky into 88 regions. These regions of sky are now defined as constellation। तो इसे हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ। अब ये जो कॉन्स्टलेशन या पैटर्न है इनको अलग अलग संस्कृतियों या देशों ने अलग अलग तरीके से दर्शाया। मतलब कि सब अपनी अपनी कहानियां या नाम देने लगे इन कॉन्स्टलेशन और पैटर्न को। तो इससे क्या होगा? इससे सभी में मतभेद होगा।
और कोई भी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएगा। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आपसी सहमति से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहते हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पूरा आकाश है ना, उसको हम 88 लाइंस में डिवाइड कर देंगे। और ये जो लाइंस है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, ये हमें दिखाई नहीं देती है, बस इमेजिनरी लाइन बना दी गई है। तो इस तरीके से कुछ 88 रीजन है, क्षेत्र हैं, जिनमें 88 कॉन्स्टलेशन, जिसे हम पैटर्न भी बोलते हैं, नक्षत्र कहते हैं, उसमें सूचीबद्ध किया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। हमें 88 क्षेत्र में 88 कॉन्स्टलेशन देखने को मिलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब हम एक इमेज की हेल्प से भी इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ना, इस तरीके से बहुत लाइट है, बट मैं आपको समझा रही हूँ तो आप समझिएगा। ये जो ग्रीन लाइन है, ये सेक्शन यानी कि रीजन है, क्षेत्र है 88। और ये जो रेड कलर से बने हैं, ये पैटर्न है, कॉन्स्टलेशन है। अब इन पैटर्न को कुछ नाम दिए गए हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं कैनिस मेजर, जो एक डॉग की आकृति बना रहा है। अब इस कैनिस मेजर में आप एक स्टार यहाँ पर देखेंगे, ये वाला, इसे सीरिस कहते हैं। और ये जो स्टार है, ये स्काई में सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार है, आप लोग याद रखेंगे। अब सेकंड इमेज है अरियन। और ये जो अरियन है, ये एक हंटर यानी कि शिकारी जैसा दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये हाथ में कुछ लिए है इस तरीके से, यहाँ पर ये धनुष लिए है, ये इसकी बेल्ट है। ये जो 3 स्टार है, ये इस हंटर यानी कि शिकारी की बेल्ट है। थर्ड इमेज है टॉरस, जो कि एक बैल जैसा यानी कि बुल आकृति बनाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरीके का भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग ये सभी क्लासेस स्टार्टिंग से फॉलो करना, आपको सीटेट 2025 एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब जो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी है, इसमें जो ये नक्षत्र शब्द है ना, इंडियन एस्ट्रोनॉमी यानी कि भारतीय खगोलीय विज्ञान है, उसमें जो नक्षत्र शब्द है वो किसी विशेष तारे या फिर तारों के समूह को दर्शाने के लिए किया जाता है। आपने भी ये सभी नाम सुने होंगे, अद्र नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र। तो हम समझेंगे कि ये किसको कहते हैं। अद्र नक्षत्र किसे कहते हैं? जो ये अरियन कॉन्स्टेलेशन है, इसमें एक बेटलिंगस स्टार है, इसी को हम क्या कहते हैं? अद्र नक्षत्र कहते हैं। कृतिका नक्षत्र किसे कहते हैं? प्लेंडिस एक स्टार है टॉरस कॉन्स्टेलेशन में, इसी को कृतिका नक्षत्र कहते हैं। रोहिणी नक्षत्र इसी टॉरस कॉन्स्टेलेशन में एल्डेब्रन स्टार है, इसी को रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। अब यहाँ पे 2 पैटर्न और हैं, बिग डिपर और लिटिल स्टार। बिग डिपर हमने समझा था, जिसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। और ये जो लिटिल डिपर है, इसमें एक पोलरिस या पोल स्टार होता है, जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पोलरिस या पोल स्टार है, इसी लिटिल डिपर का ही हिस्सा होता है। और ये जो ध्रुव तारा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में स्थित होता है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा का पता लगाने में ये ध्रुव तारा मदद करता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि जो बिग डिपर लाइन है, ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, और जो लिटिल डिपर लाइन है, ये उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। और जैसा कि हमने समझा कि जो बिग डिपर है, उसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, और जो पोल स्टार है, उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कॉन्स्टेलेशन है, क्या हमें पूरी साल दिखाई देते हैं या दुनिया की हर जगह से दिखाई देते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। ये जो सारे स्टार हैं, जो सारे कॉन्स्टेलेशन हैं, ये हमें दुनिया की हर जगह से नहीं दिखते और ना ही पूरी साल दिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो पोल स्टार है, वो हमें सदर्न हेमिस्फीयर, अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वहां से देखने को नहीं मिलता है। अर्थ की जो इक्वेटर वाली लाइन है, वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ वाले पार्ट में पोल स्टार देखने को नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे अबर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। तो सौर मंडल एक गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ तंत्र है, जिसमें सूर्य और कितने सारे प्लेनेट हैं, जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें सन आता है,
और भी कई सारे प्लैनेट्स आते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सन के बारे में। सन इज अ स्टार, जो सूर्य है वो एक स्टार है। तो स्टार क्या है ये हमने समझा था, जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है। तो जो सन है उसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, वो खुद ही चमकता है। तो सूर्य एक तारा है, ये हमारे सबसे निकट का तारा है। ये होता तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये हमसे काफी दूर है। फिर भी जो अदर स्टार है उनके कंपेयर में ये हमें बड़ा दिखाई देता है। तो ये एक अत्यंत गर्म गैस का गोला होता है। और सन जो है वो बहुत सारी एनर्जी हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और इतना ज्यादा चमकीला है। सूर्य गर्मी और प्रकाश पैदा करता है, और जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, सन है। हाउ बिग इज द सन, सन कितना बड़ा है? इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर। यानी कि अर्थ का जो डायमीटर है, एक अर्थ को आप 100 टाइम्स ले लो, इतना बड़ा है सन। लेकिन ये इतना छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें पृथ्वी से, सूर्य की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। आप लोग याद रखना, a useful unit for expressing distance within the solar system is astronomical unit AU, which is approximately the distance between the sun and the earth। तो आप लोग याद रखना, AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करके हम डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो जो सूर्य है वो पृथ्वी पर सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है, और प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य की आवश्यकता है। मनुष्यों सहित जानवरों को भोजन, ऑक्सीजन ये प्रदान करता है। और सूर्य जलवायु, मौसम, जलचक्र, हवाओं के लिए जिम्मेदार है, और ये सभी पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो सन है वो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। और अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य को देवता मानते हैं। जो सन है उसको भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे भारत में भी सूर्य को भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब नेक्स्ट, अगर आपसे एक क्वेश्चन बने कि सूर्य के बाद हमारे सबसे नजदीक का तारा पूछा जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंट्री। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 2,69,000 AU। आप लोग याद रखना। देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट इन द स्काई, यानी कि जो आसमान है उसमें तारों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं। इनमें से हमारी पृथ्वी जो है वो एक है, और सन और बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सन है, और सन के चारों तरफ ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट चक्कर लगाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इनमें से अधिकांश जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती हैं। तो सूर्य के चारों ओर किसी वस्तु की गति को क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह क्या है। तो ग्रह एक बड़ा लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पूरी तरीके से तो गोल नहीं बोल सकते, लेकिन स्फेरिकल यानी कि लगभग गोलाकार पिंड होता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह बोलते हैं। अब हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, ये भी एक ग्रह है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष लगता है। और पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हमने अभी इमेज में भी समझा था। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृथ्वी अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। यानी कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड तो घूम ही रही है, साथ के साथ अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। और अर्थ को अपनी एक्सिस पर घूमने में कितना लगता है टाइम, पूरा 1 दिन का टाइम लगता है। तो एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 हावर्स यानी कि 1 दिन लगता है। और पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर घूम रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, जो कि 24 हावर्स 1 दिन में पूरा होगा। तो जब पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, जो 1 ईयर में कंप्लीट होता है। और जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है तो इसे हम रोटेशन कहते हैं, जो 24 हावर्स में कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको रिवोल्यूशन यानी कि सन के अराउंड और रोटेशन
यानी कि अपनी खुद की एक्सिस पर। आपको ये क्लियर है? अब जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है, इसी तरीके से अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा ही रहे हैं, साथ के साथ अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में 8 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो कुछ इनर प्लैनेट होते हैं और कुछ आउटर प्लैनेट होते हैं। तो जो सन के पास हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट है और ये साइज में कैसे हैं? स्मॉलर, यानी कि छोटे होते हैं। और इनका जो सरफेस है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है और रॉकी होता है। जैसे कि अर्थ है, ये एक इनर प्लैनेट्स है और इस पर हमें चट्टानें, मिट्टी ये सभी देखने को मिलती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सॉलिड होता है। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो 4 हैं ये कैसे प्लैनेट है? इनर प्लैनेट्स हैं। अब वीनस यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। कब? सुबह के समय और शाम के टाइम पर, जब सन निकलता है तब और जब सन डूबता है तब। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पर चमकता है। तो ये स्टार नहीं है। स्टार क्या है? हमने पढ़ा था, जिनकी खुद की रोशनी होती है उन्हीं को हम स्टार कहते हैं। तो जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, इनको चमकने के लिए अदर सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे रिफ्लेक्ट होकर ये चमकते हैं। जैसे कि अर्थ है, ये एक प्लैनेट है, तो अर्थ की खुद की रोशनी नहीं है। अर्थ को रोशनी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो आप लोग ये नाम याद रखना कि मॉर्निंग स्टार किसे बोलते हैं, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है लाल? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल रंग की है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर रेड प्लैनेट पूछे तो मंगल ग्रह, और ब्लू प्लैनेट पूछे तो अर्थ। तो जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट है। पृथ्वी के बहुत सारे हिस्से में पानी है और पानी जब रिफ्लेक्ट होता है तो वह नीले रंग का दिखाई देता है। इसीलिए जब अंतरिक्ष से आप पृथ्वी को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, तो वो नीले रंग की दिखाई देगी। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। द फोर आउटर मोस्ट प्लैनेट: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनर प्लैनेट्स हमने पढ़ लिए। अब बाकी के ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट प्लैनेट्स कहते हैं। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और ज्यादातर गैसों के बने होते हैं। These giant gaseous planets have large, flat ring-like structure around them, which are made of dust particles and rocky material. तो इन giant gaseous planet के चारों ओर लार्ज रिंग जैसी संरचना होती है, जो किसकी बनी होती है? धूल के कणों की और चट्टानों की। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो चारों प्लैनेट्स हैं ये गैसों के बने होते हैं, और जो प्लैनेट्स हैं इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो इसीलिए जो ये प्लैनेट्स हैं ये सन से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे ही उतने ठंडे होते जाते हैं। यानी कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो गर्म होंगे और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो ठंडे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। The presence of an atmosphere on a planet can trap heat which can significantly change the temperature of a planet. इसका मतलब ये है, आप सोचो कि हमारी अर्थ पर लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर या वायुमंडल मौजूद है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है? जो सन की एनर्जी आती है ना उसे ट्रैप कर लेता है, उसको वापस नहीं जाने देता है पूरी तरीके से। कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है और कुछ को वो ट्रैप कर लेता है, जिस वजह से हमारा प्लेनेट, हमारी पृथ्वी गर्म रहती है और हम सरवाइव कर पाते हैं। और यही कारण है कि जो वीनस है वो मर्क्यूरी से अधिक गर्म है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह मर्क्यूरी यानी कि बुध से अधिक गर्म है ड्यू टू एटमॉस्फेयर। जबकि जो सूर्य से दूरी है वो हमने समझा था, सभी ग्रह सूर्य से किस दूरी पर है। तो जो प्लेनेट की दूरी है वो हम समझ चुके हैं। तो जो मर्क्यूरी है ना वो सन के पास है, तो जो सन के पास है उसे अधिक गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, वीनस गर्म है मर्क्यूरी से ड्यू टू एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के कारण वीनस अधिक गर्म है। आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। There is another object called Pluto
दैट लाइज फर्दर देन नेपच्यून एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आपको मालूम है जो प्लूटो है इसे भी ग्रह माना जाता था। तो पहले टोटल 9 ग्रह थे, अब 8 है। प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। ये सबसे लास्ट में आता था, ये नेपच्यून से भी दूर आता था और ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता था, लेकिन ये मून से भी छोटा दिखता था। तो जब इसके बारे में जानकारी मिली तो डिस्कवरी की गई और इसको प्लेनेट कंसीडर किया गया। लेकिन बाद में आईएयू के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 2006 में प्लैनेट्स की रिक्वायरमेंट सेट की गई। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं उन्हें प्लैनेट्स नहीं कहा जाएगा, इंक्लूडिंग प्लूटो। अब इसे क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। ये जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं इन्हें अब क्या कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो पहले 9 प्लैनेट थे, अब 8 है। Among the planets, it is easiest to identify Venus, which is very bright. ग्रहों में शुक्र को पहचानना सबसे आसान है जो बहुत चमकीला है। आफ्टर द सन एंड द मून, वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। सबसे ज्यादा सन और मून के बाद अगर कुछ चमकता है आसमान में तो वह वीनस है। मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन आल्सो बी सीन विद द नेकेड आई। They are so far away that they look like shining dots, just like star. तो जैसे हमें आसमान में तारे चमकते हुए दिखते हैं वैसे ही ग्रह इतने बड़े होने के बाद भी हमें डॉट जैसे दिखते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। तो अब हम ये कैसे पता करें कि कौन सा प्लेनेट है कौन सा स्टार है, इनके बीच में डिस्टिंग्विश डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं? तो जो ग्रह होते हैं ना वो उतना नहीं टिमटिमाते जितना तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारों की खुद की लाइट होती है। इसीलिए जो तारे हैं वो ट्विंकल अपीयरेंस देते हैं और प्लेनेट उतना नहीं टिमटिमाते जितना तारे टिमटिमाते हैं। अब जैसे हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा कि इनके पैटर्न के थ्रू हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो क्या हम प्लैनेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो हाँ, हमारा आंसर होगा यस। वर्ष के अधिकांश समय में शुक्र को या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में देखा जा सकता है। जब आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो सूर्योदय से पहले पूर्वी दिशा के पास देखेंगे। हमने पढ़ा था ना कि वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं क्योंकि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पर दिखता है। तो अगर आपको मॉर्निंग के समय देखना है तो सूर्योदय से पहले पूर्वी दिशा के पास देखें और जब आपको शाम को देखना है तो सूर्यास्त के बाद पश्चिमी दिशा के पास देखेंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सी द प्लैनेट्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई? तो हम उन ग्रहों को कैसे देख सकते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं? तो वी कैन सी देम ब्राइटर एंड लार्जर यूजिंग अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स और एन इंस्ट्रूमेंट कॉल अ टेलीस्कोप। तो हम उन ऑब्जेक्ट को जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उन्हें हम दूरबीन या टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। A telescope also help us view many dim objects not visible by our naked eye directly। तो जो ऑब्जेक्ट हम नेकेड आई से डायरेक्टली नहीं देख सकते जो हमें डिम दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम टेलीस्कोप की हेल्प से अच्छे से देख सकते हैं। इसमें बहुत पावरफुल लेंस लगे होते हैं। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में छात्रों के लिए कंडक्ट कराई जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो नाइट स्काई होता है उसको वॉच करने की एक्टिविटी आयोजित करते हैं और पूरे देश में कई सारे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब आपको मिल जाएंगे जहां पर समय समय पर नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट्स आयोजित कराए जाते हैं। तो आपको कई सारे ऐसे म्यूजियम प्लेनेटेरियम मिल जाएंगे जहां पर इसी तरीके के इवेंट्स आयोजित कराए जाते हैं। तो हमने समझा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूम रही है? तो हमारा आंसर है यस। तो इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, नेचुरल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है? कोई भी चीज जो एक किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम रही है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अब नेचुरल वर्ड से क्या मतलब है? जो प्रकृति ने खुद से बनाई है, मतलब कि किसी ह्यूमन द्वारा नहीं बना है बल्कि नेचुरल तरीके से बना है। अब ग्रहों के चारों ओर
घूमने वाली वस्तु को आमतौर पर हम उपग्रह कहते हैं, ये हमने समझ लिया। वे ग्रहों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, तो ये स्मॉल होते हैं साइज में प्लैनेट से। अब चंद्रमा ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह हैं। जो मून है ना, वो नेचुरल सैटेलाइट है प्लैनेट्स का। मून हम किसे कहते हैं? कोई भी प्लैनेट है उसके अराउंड कोई भी वस्तु जो राउंड राउंड घूम रही है उसे ही हम मून कहते हैं। तो अर्थ का एक मून है। हमें पृथ्वी से एक चंद्रमा दिखता है ना, तो जैसे हमें पृथ्वी से एक दिखता है ना, ऐसे ही मंगल ग्रह से, मार्स से हमें दो मून दिखते हैं। तो मंगल ग्रह के दो मून हो गए। और अदर प्लैनेट जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके कितने मून हैं? इनके बहुत सारे मून हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द मून, चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है, और इसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? 27 डेज का समय लगता है। तो चंद्रमा की मूवमेंट से लगभग एक मंथ कंप्लीट होता है, और ये अर्थ के सबसे पास का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, मून पर कोई भी वायुमंडल प्रेजेंट नहीं है। मून कितना बड़ा है अर्थ से? मून इज अबाउट अ क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर, यानी कि मून एक चौथाई पार्ट है अर्थ के डायमीटर का। अर्थ को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, इतना छोटा है मून। और जो मून की सरफेस है, इसमें आपको बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम क्रेटर्स कहते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये कटोरी जैसी जो संरचना है, इन्हें ही हम क्रेटर्स कहते हैं। तो ये जो क्रेटर्स बने हैं मून की सरफेस पर, ये जो गड्ढे बने हैं मून की सरफेस पर, ये कैसे बने हैं? बाहर से, स्पेस से कोई पत्थर या कोई एस्टेरॉयड टकरा गया, इस वजह से मून की सरफेस पर ये क्रेटर्स बने हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे, समान तौर पर कोई भी वस्तु जो किसी बहुत बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है, उसे हम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह माना जा सकता है। तो जैसे कि हमने समझा था कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सन बहुत बड़ा है और पृथ्वी छोटी है, तो अर्थ को सन का सैटेलाइट माना जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। अब अगर हम देखें कि अर्थ से मून की जो दूरी है वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। अब चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, पानी नहीं है, जीवन नहीं है, तो जो चंद्रमा की सतह पर ये जो क्रेटर्स बने हैं, ये बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। चंद्रमा बहुत दूर है, फिर भी मनुष्य ने चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने के लिए, समझने के लिए अंतरिक्ष यान भेजे हैं। तो मून जो है वो बहुत दूर है, फिर भी ह्यूमंस ने ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाए हैं जिससे कि हम मून के बारे में और अधिक जान सके। भारत ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए 3 चंद्रयान मिशन भी लॉन्च किए हैं, और एक और मिशन की योजना बनाई जा रही है। अब हम समझेंगे जो चंद्रयान मिशन है वो कब कब लॉन्च किए इंडिया ने। तो फर्स्ट चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। सेकंड कब हुआ था? चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ था 2019 में। और चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च हुआ था? जुलाई 2023 में। और इसका जो विक्रम लैंडर विज्ञान रोवर है उसको ले जाकर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था। और इसी मिशन के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कम खोजे गए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग की थी। इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 अगस्त को भारत में नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। अब चंद्रयान 4 जो मिशन है उसकी प्लानिंग चल रही है, और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि जो मून है वहां से सॉइल और रॉक के सैंपल लाए जाएंगे स्टडी के लिए। अब यहाँ पर ये जो मून की आप इमेज देख रहे हैं, ये चंद्रयान थर्ड के कैमरे से ली गई है। इसमें जो मैंने आपको बाउल लाइक स्ट्रक्चर बताई थी ना, कटोरी जैसी संरचना जिसे हम क्रिएटर्स कहते हैं, आप इसमें भी क्लियर देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सभी चीजें क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे एस्टेरॉइड्स, जिसे हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो एस्टेरॉइड्स क्या है? देयर आर मैनी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम विच आर रॉकी एंड इरेगुलर इन शेप, दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। सौर मंडल में कई छोटी वस्तुएं हैं जो चट्टानी और
अनियमित आकार की हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच का जो स्पेस है, उस बीच में एक बेल्ट जैसा बनता है। वहां ये एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये भी सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये गोल नहीं होते शेप में। और ये जो एस्टेरॉइड हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट जैसी संरचना बनाते हैं। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बेल्ट बोलते हैं। और कभी-कभी ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के बहुत पास से, बहुत करीब से गुजरते हैं। अब इनका जो साइज है वो कितना होता है एस्टेरॉइड्स का? 10 मीटर टू अबाउट 500 किलोमीटर तक होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। अब हम समझेंगे कॉमेट्स, जिसे हम हिंदी में धूमकेतु कहते हैं। ये धूल, चट्टानों और ज्यादातर आइस यानी कि बर्फ के बने होते हैं। और ये सौरमंडलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के निकट आने पर गर्म हो जाते हैं और गैस तथा धूल छोड़ते हैं, जिससे एक चमकता हुआ सिर, कौमा और कभी-कभी एक पूंछ बन जाती है। तो ये जो धूमकेतु होते हैं ये सूर्य से जब दूर जाते हैं तो धुंधले दिखाई देते हैं और फिर हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कई सारे धूमकेतु पाए जाते हैं। ये धूमकेतु समय समय पर सूर्य के करीब आते हैं। हालांकि कुछ धूमकेतु ऐसे भी हैं जो सौरमंडल से बचकर निकल जाते हैं और कुछ अन्य धूमकेतु टूट जाते हैं या सूर्य या अन्य ग्रहों के पास पहुंचने पर उनमें गिर जाते हैं। तो आई होप आपको कॉमेट्स क्लियर है। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जिसे हम हैली धूमकेतु कहते हैं, जो हर 76 ईयर में दिखाई देता है और लास्ट बार 1986 में दिखाई दिया था। तो यहाँ पर धूमकेतु कंप्लीट हो गया। अब इसको कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में धूमकेतु को क्या बोलते हैं? पुच्छ तारा बोलते हैं, यानी कि पूंछ वाला तारा। और कुछ जनजाति में इसको जेड्या तारो बोलते हैं, यानी कि जो फ्लैग जैसा दिखने वाला। तो पहले के टाइम पर धूमकेतु के बारे में कुछ ऐसी मान्यता थी कि ये शुभ नहीं होते, दुर्भाग्य लाते हैं। हालांकि थैंक्स टू अवर साइंटिस्ट, जिनकी वजह से हमें ये पता चला कि ये धूमकेतु सिर्फ बर्फीले चट्टानों से बने होते हैं जो सूर्य के करीब यात्रा कर रहे हैं। तो हमने सौरमंडल बनाने वाली वस्तुओं के बारे में सीखा। ये ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, उनके मून, मैनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। तो ये सभी मिलकर सौरमंडल बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि क्या कुछ ऐसा भी है जो सौर मंडल के परे है। तो यस, द मिल्की वे गैलेक्सी। चांद रहित रात के आकाश में शहर की रोशनी से दूर अंधेरे स्थानों से देखने पर उत्तर से दक्षिण की ओर आकाश में फैली हुई एक धुंधली रोशनी की पट्टी दिखाई देती है इस तरीके से। तो इसी को हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो आप लोग याद रखेंगे जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे लाखों से लेके अरबों तारे होते हैं और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। मिल्की वे गैलेक्सी के परे बाहरी अंतरिक्ष में कई आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक सितारों, आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को समझने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? जैसी लाइफ अर्थ पर है, क्या ऐसी लाइफ कहीं और पॉसिबल है? तो अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। अभी तक जो सर्च है, जो डिस्कवरी है वो चल रही है कि यूनिवर्स में कहीं और हमारी जैसी लाइफ पॉसिबल है क्या? क्या इस तरीके के जीव कहीं और भी रहते हैं? तो अभी तक ये सर्च चल रही है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो तो बहुत बड़ा है ना। हमारी एक गैलेक्सी है, ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत गैलेक्सी होंगी। तो अभी तक ये सर्च चल रही है। हो सकता है कि अदर गैलेक्सी पर, अदर सोलर सिस्टम पर कहीं और लाइफ पॉसिबल हो। तो साइंटिस्ट अभी तक डिस्कवर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है आज का कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और आपका सीटेट जुलाई 2025 एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।